दोस्तों, आज आप सुनेंगे फ्रेंच राइटर गैस्टन लेरू के जासूसी नॉवल द मिस्ट्री ऑफ द येलो रूम का तीसरा भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक हमारे चैनल पर नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या फिर नॉवल की प्लेलिस्ट पर जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। 11वां अध्याय। कागजात, कानूनी दस्तावेज, संस्मरण और समाचार पत्रों के अंशों के बीच पीले कमरे के रहस्य से जुड़ी जो जानकारी मैंने इकट्ठी की उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प ब्यौरा है। ये उस पूछताछ का ब्यौरा है जो उस दोपहर को प्रोफेसर स्टेंगरसन की लैब में सरे के प्रमुख के सामने हुई थी। इसे लिखा था मैजिस्ट्रेट के सहायक मिस्टर मेलाइन ने। अब वो विवरण मैं आपके सामने उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी इस विवरण में जहाँ भी मैं शब्द का उल्लेख होगा वो मिस्टर मेलाइन के लिए होगा। ये रहा विवरण। प्रोफेसर स्टेंगरसन के द्वारा बनाए गए नक्शे के अनुसार घर का निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट के साथ जांचकर्ता मैजिस्ट्रेट और मैंने पीले कमरे में प्रवेश किया। आर्किटेक्ट के साथ एक मजदूर भी था। मिस्टर मार्क्यूए ने कमरे की सारी दीवारों को पूरी तरह से खाली करवा दिया था। यानी दीवारों पर जो वॉलपेपर लगे थे उन्हें भी हटा दिया गया था। हमने यहाँ वहाँ छेनी से वार करके ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई खोखली जगह तो नहीं है। कमरे के फर्श और छत की भी पूरी जांच की गई, लेकिन हमें वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर मैजिस्ट्रेट मिस्टर मार्क्यूए ने एक पुलिस ऑफिसर को आदेश दिया कि शैटो में जाकर केस से जुड़े सभी लोगों को बुला कर लाएं, साथ ही दोनों चौकीदारों को भी। 5 मिनट के भीतर सभी लोग लैब में इकट्ठे हो गए। मैजिस्ट्रेट ने कहा, सज्जनों, क्योंकि पारंपरिक जांच से हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए अब हम पूछताछ के प्रोसेस को यहीं पर छोड़ देंगे। और अब मैं आप सबसे रोल प्ले करने के लिए कहूँगा, यानी कि घटना के वक्त जो व्यक्ति जहां ठीक जिस जगह पर था उसे उसी जगह पर जाकर खड़ा होना होगा और आपके दिमाग में जो भी बात आती है उसे बताना होगा बिना किसी झिझक के। तो मिस्टर स्टेंगरसन, उस दिन जब मिस स्टेंगरसन आपको छोड़कर अपने कमरे में गई, तो उस दिन जब आपकी बेटी आपको छोड़कर अपने कमरे में गई, उस वक्त आप जहां पर खड़े थे ठीक उसी जगह पर खड़े हो जाएं। मिस्टर स्टेंगरसन उठे और पीले कमरे के दरवाजे से कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो गए। फिर वो बोले, मैं उस समय यहाँ था। रात के करीब 11 बजे थे। मैं लैब के बर्नर पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुझे अपने पीछे थोड़ी जगह की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने डैडी जैक से ये डेस्क वहाँ से हटाकर यहाँ लाने के लिए कहा। उस दिन डैडी जैक शाम से ही लैब में मौजूद था। वो मेरे उपकरणों को साफ और व्यवस्थित कर रहा था। मेरी बेटी मेरे साथ इस डेस्क पर काम कर रही थी। जब उसके जाने का समय आया तो उसने उठकर मेरे माथे पर एक चुंबन दिया और डैडी जैक को गुड नाइट कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अपने कमरे में प्रवेश करने के लिए उसे मेरे डेस्क और दरवाजे के पीछे से गुजरना पड़ा था और ऐसा करने में उसे थोड़ी कठिनाई भी हुई थी। मैंने उनसे सवाल किया, जब आपने कमरे के अंदर से चीखें और गोली चलने की आवाज़ सुनी तब डेस्क कहाँ पर था? उत्तर दिया डैडी जैक ने, हमने इसे दीवार के पास खिसका दिया था। जहाँ पर अभी डेस्क है उसके बहुत करीब, ताकि दरवाजे तक आसानी से पहुँचा जा सके। मैंने सवाल किया, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि डेस्क के दरवाजे के इतना करीब होने के कारण कमरे में जो व्यक्ति था वो झुककर इसके नीचे से रेंग कर बाहर निकल गया हो और आपको नज़र ही ना आया हो? मिस्टर स्टेंगरसन ने थकी हुई आवाज़ में कहा, आप एक बात भूल रहे हैं सर। मेरी बेटी ने दरवाजे पर ताला लगाया था और भीतर से कुंडी भी चढ़ा दी थी, यानी दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब हमने शोर सुनकर उसे खोलने की कोशिश की तो हम असफल रहे। जब अंदर से मेरी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थीं तब हम दरवाजे के एकदम पास ही थे। मैंने अपनी सीट से उठकर एक बार फिर दरवाजे की जांच की, लेकिन निराश होकर वापस आ गया क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मेरा अनुमान गलत था। डैडी जैक ने कहा, ये एक बहुत ही पुराना और मजबूत दरवाज़ा है जिसे शैटो से यहाँ लाया गया था। आजकल तो ऐसे दरवाजे बनते भी नहीं हैं। इसे खोलने के लिए हम चारों को ही बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। हमने लोहे की छड़ का भी इस्तेमाल किया था। हमारे गार्ड की पत्नी मिसेस बर्नियर बहुत ही बहादुर महिला हैं। उन्होंने भी दरवाज़ा खोलने में हमारी मदद की थी। अब उन्हें और उनके साथी को जेल में देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। डैडी जैक के इतना कहते ही दोनों दरबान फूट फूट कर रोने लगे। मैंने इससे पहले कभी किसी आरोपी को इतने ज़ोर से रोते हुए नहीं देखा था। मैं इससे थोड़ा परेशान हो गया। भले ही वो लोग निर्दोष हों, लेकिन वो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे समय में धैर्य से रहना
रोने और चिल्लाने से बेहतर होता है। मैजिस्ट्रेट ने कहा, हाँ ठीक है, हो गया रोना धोना बहुत। अब हमें ये बताओ कि जब तुम्हारी मालकिन पर हमला हुआ तब तुम घर की खिड़की के नीचे क्या कर रहे थे? वो रोते हुए ही बोले, हम तो मदद के लिए आ रहे थे। अगर हम उस हमलावर को पकड़ पाते तो अब तक वो जिंदा भी नहीं रहता, मिसेस बर्नियर ने सिसकते हुए कहा। थोड़ी और पूछताछ के बाद भी हम उनसे ऐसा कुछ भी नहीं उगलवा पाए जो उन्हें सीधे तौर पर अपराधी साबित कर सके। उन्होंने संतों और स्वर्ग की कस्में खाकर कहा कि वो निर्दोष हैं, और ये भी कि जब उन्होंने रिवॉल्वर की गोली की आवाज़ सुनी तो वो बिस्तर में थे। मैंने कहा, एक नहीं 2 गोलियां चली थीं। तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने एक गोली की आवाज़ सुनी तो दूसरी की भी तो सुनी होगी। उसने कहा, भगवान के लिए सर, हमारा यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हमने एक ही गोली की आवाज़ सुनी थी बस। डैडी जैक ने कहा, लेकिन गोलियां तो 2 चली थी। बाद में जब हमने मेरे रिवॉल्वर की जांच की तो देखा कि 2 कारतूस इस्तेमाल हुए थे। हमने जो 2 गोली की आवाज़ें सुनी वो बंद दरवाजे के पीछे से ही आई थी, है ना मिस्टर स्टैंगरसन? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, हाँ और क्या, 2 गोलियां चली थीं। एक की आवाज़ मध्यम थी और दूसरी की तेज़ पटाखे जैसी थी। मैजिस्ट्रेट ने कहा, मुझे तो लगता है ये दोनों दरबान झूठ बोल रहे हैं। इन्हें लगता है कि पुलिस बेवकूफ़ है। हर सबूत, हर तथ्य इसी बात की तरफ इशारा करता है कि अपराध के समय ये लोग दरवाजे के बाहर और घर के पास थे, तो ज़रूर ये अपराध इन्हीं की मिलीभगत से हुआ है। प्रोफेसर स्टैंगरसन ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे दरबान अपराधी हैं या उन्होंने किसी अपराधी की मदद की है। मुझे ये तो नहीं पता कि रात में बगीचे में वो क्या कर रहे थे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनका अपराधी की मदद कर पाना मुमकिन नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिसेस बर्नियर हाथ में लैंप लिए कमरे की दहलीज पर खड़ी थी और वो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हटी। दरवाज़ा खुलते ही मैं अपनी बेटी के पास घुटनों के बल बैठ गया था। उस समय कोई भी उसके ऊपर से होकर या मुझे पार करके दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता था और ना ही कोई कमरे के अंदर आ सकता था। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही। फिर सरे के प्रमुख मिस्टर डॉक्स, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने कहा, जब हम अपराधी की तलाश कर रहे हों तो हमें अपराध के उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके ही हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो मिस्टर स्टैंगरसन, मुझे जितना पता है आपकी बेटी बहुत जल्द शादी करने वाली थी ना? जी हाँ, मेरे मित्र मिस्टर रॉबर्ट डार्जैक के साथ, जिनको अपना दामाद कहकर पुकारने में मुझे खुशी होगी। अब तो आपकी बेटी काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं, तो ये शादी बस कुछ दिन के लिए टल गई है ना? जी हाँ, मुझे तो यही उम्मीद है। सिर्फ उम्मीद है? मतलब आपको इस बारे में कोई संदेह है? मिस्टर डॉक्स ने पूछा। प्रोफेसर स्टैंगरसन ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मिस्टर रॉबर्ट डार्जैक बहुत ही चिंतित लग रहे थे। मैंने नोट किया कि जिस हाथ से उन्होंने अपनी पॉकेट वॉच की चेन पकड़ी थी वो हाथ कांप रहा था। वो काफ़ी असहज सा महसूस कर रहे थे। मिस्टर डॉक्स ने फिर से कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है प्रोफेसर कि शादी नहीं होगी? देखिए, इस घटना और पीड़िता से जुड़ी छोटी से छोटी बात के बारे में भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे आपको वो बात किसी काम की भी नहीं लग रही हो। आपने उम्मीद जताई है शादी होने की, लेकिन ये उम्मीद एक संदेह की तरफ इशारा भी कर रही है। आपको ऐसा होने में संदेह क्यों है? प्रोफेसर एक पल के लिए अचकचाए, फिर खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, आप सही कहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जिनको मैं अब तक छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप इन्हें जान लें तो शायद ये इस केस के लिए बेहतर होगा। मिस्टर डार्जैक, क्या आप इस बारे में मुझसे सहमत हैं? डार्जैक का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसने बस सिर हिलाकर अपनी सहमति जता दी। प्रोफेसर ने कहा, तो सुनिए, मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने उससे शादी करने के लिए कई बार अनुरोध किया, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। हम मिस्टर डार्जैक को कई सालों से जानते हैं। वो मेरी बेटी से बहुत प्रेम करते हैं और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी भी उनसे प्रेम करती है। मेरी दिली इच्छा थी कि वो शादी कर लें और उसने हाल ही में शादी के लिए सहमति दे भी दी थी। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे लिए वो बहुत ही खुशी का पल था जब मुझे पता चला कि मेरी मौत के बाद उसकी देखभाल के लिए ऐसा कोई होगा जो उसे प्रेम करेगा और हमारे रिसर्च में उसकी मदद करेगा। डार्जैक का मन साफ है और विज्ञान के प्रति उसकी निष्ठा तो सोने पर सुहागा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्यों, लेकिन घटना से ठीक 2 दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो मिस्टर डार्जैक से कभी शादी नहीं करेगी। ओह,
क्या उन्होंने आपको इसका कोई कारण बताया? उसने कहा कि उसकी शादी की उम्र गुजर चुकी है और इस उम्र में वो शादी नहीं करना चाहती। उसने कहा कि उसने इस बारे में बहुत सोचा है। वो मिस्टर डार्ज़ेक को बहुत अच्छा इंसान मानती है और ये भी चाहती है कि उनके साथ हमारे रिश्ते पहले से भी मजबूत हों, लेकिन शादी की बात अब दोबारा कभी नहीं उठाई जाएगी। ये तो बहुत ही अजीब बात है, मिस्टर डॉक्स ने कहा। जी हाँ, वाकई बहुत अजीब है, लेकिन इस बात में आपको निश्चित रूप से अपराध का कोई उद्देश्य तो नहीं ही मिलेगा, मिस्टर डॉक्स ने कहा। जो भी हो, लेकिन इस हमले के पीछे चोरी तो कारण बिल्कुल भी नहीं था। तभी लैब का दरवाज़ा खुला और एक पुलिस अधिकारी ने कमरे में आकर मजिस्ट्रेट को एक कार्ड दिया। उस पर लिखा था, इस अपराध के पीछे का एक कारण चोरी है, जोसेफ रूलेटाबिल। मिस्टर डॉक्स मुस्कुराए। अच्छा, रूलेटाबिल, मैंने उसके बारे में काफ़ी सुना है। उसे काफ़ी होशियार माना जाता है। अंदर आने दीजिए उसे। इस तरह से रूलेटाबिल को अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। उसी सुबह एपिने जाने वाली ट्रेन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध हमारे डिब्बे में प्रवेश किया था और उसकी हरकतों से मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आया था। अभी वो लैब में दाखिल हुआ और सबका अभिवादन करके चुपचाप खड़ा हो गया। मैजिस्ट्रेट ने उससे कहा, आप ये दावा कर रहे हैं कि आप अपराध का उद्देश्य जानते हैं और आपके हिसाब से वो उद्देश्य चोरी है? रूलेटाबिल ने कहा, नहीं सर, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि अपराध का उद्देश्य चोरी था। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इस अपराध के जो सारे उद्देश्य थे उनमें से एक उद्देश्य चोरी भी था। और ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं? आप प्लीज़ मेरे साथ आएं, मैं समझाता हूँ। वो हमें अपने पीछे मुख्य हॉल की तरफ चलने के लिए कहने लगा और हम सब उसके पीछे चल दिए। शौचालय के पास हमें ले जाकर वो मिस्टर मार्क्यूए से बोला कि वो उसके बगल में घुटनों के बल बैठें। ये शौचालय अपारदर्शी कांच के दरवाजे से रोशनी प्राप्त करता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर काफ़ी रोशनी आ जाती है। जब दोनों बैठ गए तो रूलेटाबिल ने फर्श पर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी धूल जमी है। डैडी जैक ने कुछ दिनों से यहाँ की टाइलें साफ़ नहीं की हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, 2 बड़े जूतों के निशान और उनके नीचे राख के काले निशान हैं। ये राख कुछ और नहीं बल्कि लकड़ी के कोयले का चूर्ण है। ये कोयला उस रास्ते से लाया गया है जो एपिने से जंगल के माध्यम से ग्लैंडिए तक आता है। आप जानते हैं कि वहाँ लकड़ी का कोयला बनाने वालों का एक गांव है। हमलावर ने दोपहर में यहाँ आकर चोरी करने की कोशिश की। शायद उस वक्त घर में कोई नहीं था। और अगर आप ये जानना चाहें कि मैंने ये कैसे पता लगाया कि यहाँ चोरी हुई है, तो उसके लिए आप ये वाले निशान देखिए। सभी ने देखा कि धूल के ऊपर 2 पैरों के निशान थे और उनके बगल में एक भारी आयताकार बॉक्स का निशान था जिसमें रस्सी के निशान भी साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। रूलेटाबिल बोला, जब मैंने जूतों के निशानों के बगल में ये बॉक्स के निशान देखे तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं रहा कि यहाँ चोरी हुई थी। चोर कोई बॉक्स साथ में नहीं लाया था, बल्कि उसने यहाँ पर बॉक्स तैयार किया था, यानी कि चुराई गई चीज़ों से बना एक गट्ठा जिसे उसने एक आयताकार बॉक्स का आकार दिया था। चोर ने उस बॉक्स को इस कोने में रख दिया था ताकि मौका मिलने पर वो उसे उठा सके। उसने अपने भारी जूते भी इसके बगल में रख दिए थे, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई पैरों के निशान नहीं है जो कि जूतों की तरफ जाते हों। जूतों को एक साथ रखा गया था। यही कारण है कि जब हमलावर पीले कमरे से भागा तो उसके जूतों के निशान नहीं मिले, ना तो लैब में और ना ही मुख्य हॉल में। उसने पीले कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दिए थे। वो इसलिए कि शायद या तो वो उसके लिए असुविधाजनक थे या वो जितना हो सके उतना कम शोर करना चाहता था। मेन हॉल और लैब से गुजरते समय उसने जो निशान छोड़े थे उन्हें बाद में डैडी जैक ने साफ कर दिया था। इस बात के पीछे चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन ये तय है कि उसने जूते हाथ में लेकर रखे थे और उन्हें उस बॉक्स के बगल में रख दिया था जिसे उसने तैयार किया था। तब तक चोरी पूरी हो चुकी थी। फिर वो पीले कमरे में वापस चला गया और बिस्तर के नीचे छिप गया, जहाँ पर उसके शरीर के निशान फर्श और गलीचे पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। चोर के वापस जाकर बिस्तर के नीचे छिपने का एक उद्देश्य था। आप ये कह सकते हैं कि उसे जल्दी से खुद को छिपाने की ज़रूरत पड़ गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भागते समय उसने खिड़की से देख लिया था कि प्रोफेसर और उनकी बेटी घर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका उद्देश्य सिर्फ भागना होता तो उसे छत पर जाकर छिपना चाहिए था और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए था। ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन नहीं, उसे पीले कमरे में ही रहना पड़ा। लेकिन उसने चुराया क्या था?
मैजिस्ट्रेट ने पूछा। कुछ बेशकीमती। उसी पल हमें लैब से एक चीख सुनाई दी। हम सभी उधर दौड़े और हमने वहां जाकर देखा कि मिस्टर स्टैंगरसन की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उनका शरीर कांप रहा था और वो किताबों की अलमारी की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे उन्होंने अभी अभी खोला था। हमने देखा कि वो अलमारी पूरी तरह खाली थी। प्रोफेसर बेजान से होकर एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पर गिर गए और रोते हुए बोले, मेरी सारी चीज़ें लूट ली गईं। भगवान के लिए आप लोग मेरी बेटी से ये बात बिल्कुल मत कहिएगा। वो ये सुनकर मुझसे भी ज़्यादा दुखी हो जाएगी। वैसे भी इससे फ़र्क क्या पड़ता है, पता नहीं वो कितने समय तक जीवित रहेगी, लेकिन जब तक वो जीवित है उसे इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज़। लेकिन उस अलमारी में ऐसा था क्या? मिस्टर डॉक्स ने पूछा। मेरी 20 साल की ज़िंदगी, मेरी और मेरी बेटी की, हमारे सबसे कीमती दस्तावेज़, हमारे गुप्त रिसर्च पेपर, हमारे 20 साल का काम इस अलमारी में था। ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि विज्ञान के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। मेरे सारे रिसर्च पेपर इसी अलमारी में रखे थे। इतना कहकर वो महान वैज्ञानिक बच्चों की तरह रोने लगे। हम सब चुपचाप उनके चारों तरफ खड़े थे। मिस्टर डार्जैक भी चुपचाप खड़े अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर रूलेटाबिल बड़े ही शांति से खाली अलमारी के पास गए और उन्होंने बताना शुरू किया कि उन्हें क्यों लगा कि यहाँ चोरी हुई थी। उनके अनुसार सबसे पहले जो चीज़ उनके दिमाग में आई थी वो ये थी कि ये अलमारी आम अलमारी नहीं थी। ये बहुत ही मजबूत और आग प्रतिरोधी धातु से बनी थी, यानी इसे बहुत ही कीमती चीज़ों को रखने के लिए बनाया गया था। फिर उन्होंने देखा कि अलमारी की चाबी अलमारी के ताले में ही लगी हुई थी। ये देखकर उन्होंने सोचा, आमतौर पर लोग घर में इतनी सुरक्षित अलमारी या तिजोरी नहीं रखते हैं, और अगर रखते हैं तो उसे इस तरह से खुला नहीं छोड़ते। उस छोटी चाबी के पीतल के सिर और जटिल दांतों वाले हिस्से ने उन्हें काफ़ी आकर्षित किया। जब ताली का जिक्र आया तो मैजिस्ट्रेट ने प्रोफेसर से पूछा, ये चाबी आमतौर पर किसके पास रहती थी? जी, मेरी बेटी के पास। वो इसे कभी भी अपने से दूर नहीं करती थी। जज ने तुरंत कहा, ओह, तो इसका मतलब कि अगर मिस स्टैंगरसन कभी भी वो चाबी अपने पास से दूर नहीं करती थीं तो निश्चित रूप से अपराधी उनके कमरे में उस चाबी को चुराने के लिए इंतज़ार कर रहा था, और दस्तावेज़ों की चोरी उनके ऊपर हमले से पहले नहीं बल्कि बाद में हुई है। रूलेटाबिल ने उनकी बात काटते हुए कहा, जी नहीं, दस्तावेज़ों की चोरी मिस स्टैंगरसन पर हमले से पहले ही संभव थी। जब अपराधी घर में दाखिल हुआ तो उसके पास पहले से ही वो पीतल की चाबी मौजूद थी। लेकिन ये असंभव है, प्रोफेसर ने कहा। जी नहीं, ये पूरी तरह से संभव है, और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है। ये कहकर रूलेटाबिल ने अपनी जेब से एपॉक अखबार का एक अंक निकाला जो 21 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था। यहाँ मैं ये याद दिला दूं कि अपराध 24 और 25 अक्टूबर की रात को हुआ था। फिर उन्होंने हमें एक विज्ञापन दिखाते हुए पढ़ना शुरू किया। कल लूवर क्षेत्र के एक प्रसिद्ध होटल ग्रैंड मगासा दे ला ल्यूवर से एक काला सैटिन का बैग खो गया है। इसमें दूसरी चीज़ों के साथ एक छोटी पीतल की चाबी भी है। इसे खोजने वाले व्यक्ति को एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। बैग खोजने वाले व्यक्ति को इस पते पर पत्र भेजना होगा। पोस्ट रेस्टांट, ब्यूरो 40, MATHSN। अब देखिए, क्या ये अक्षर मिस स्टैंगरसन की तरफ इशारा नहीं करते? इसमें पीतल की चाबी का जिक्र है, तो क्या ये वही चाबी हो सकती है? मैं हमेशा अखबार में आए विज्ञापनों को पढ़ता हूँ। अपने काम के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। विज्ञापन अक्सर रहस्यों की चाबी होते हैं। इस विज्ञापन ने खास तौर पर मेरा ध्यान खींचा था। इस चाबी से जुड़ी महिला ने इस केस को और रहस्यमय बना दिया था। ये तो साफ था कि चाबी उसके लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने उसे वापस पाने के लिए बड़े इनाम का वादा किया था। इसके अलावा मैं इन 6 अक्षरों के बारे में सोच रहा था। MATHSN। पहले 4 अक्षर सीधे एक नाम की तरफ इशारा कर रहे थे, जो कि स्पष्ट रूप से मथिल्डा हो सकता था, लेकिन मैं आखिरी 2 अक्षरों को समझ नहीं सका। इसीलिए मैंने अखबार छोड़ दिया और अपने बाकी कामों पर ध्यान देने लगा। 4 दिन बाद शाम के अखबार में जब मिस स्टैंगरसन पर हमले की खबर छपी तो मुझे फिर से उन अक्षरों की याद आई। मैंने आखिरी 2 अक्षरों यानी SN को दोबारा पढ़ा और मेरे मुंह से तुरंत निकला स्टैंगरसन। मैंने तुरंत एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली और ब्यूरो नंबर 40 की तरफ दौड़ा। वहां जाकर मैंने पूछा, क्या आपके पास MATHSN के नाम से कोई पत्र है? क्लर्क ने कहा कि नहीं है। मैंने जोर देकर उससे विनती की और उसे पत्र ढूंढने को कहा। पहले तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूँ,
लेकिन फिर जब उसे लगा कि मैं गंभीर हूँ तो उसने कहा कि उसके पास MATHSN के नाम से एक पत्र आया तो था, लेकिन 3 दिन पहले एक औरत उसे ले गई थी। और हाँ, आज जैसे आप ये पत्र मांगने आए हैं, कल एक दूसरे सज्जन भी आए थे और पत्र मांग रहे थे। इस पत्र को लेकर मुझे बहुत ही परेशानी हुई है। मैंने क्लर्क से पहले आए 2 लोगों के बारे में और पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने पेशेवर गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर दिया। प्रोफेसर ने कहा, ओह, तो ये तो तय है कि मेरी बेटी की चाबी खो गई थी। फिर उसने मुझे बताए बिना इस परेशानी को सुलझाने की कोशिश की और चाबी को वापस पाने के लिए विज्ञापन दिया। उसने शायद सोचा होगा कि अगर उसने चिट्ठी के लिए हमारा पता दिया और लोग यहाँ पर आते तो चाबी खोने की बात मुझे पता चल जाती। इसीलिए उसने ये तरीका अपनाया और यह तर्क संगत भी था, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे पास से चीज़ें चोरी हो चुकी थीं। ओह, ये कब और कहाँ हुआ था? मिस्टर डॉक्स ने पूछा। जी, कई साल पहले अमेरिका में फिलाडेल्फिया में मेरी लैब से 2 आविष्कारों के ऐसे डिज़ाइन चोरी हो गए थे जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत बना सकते थे। मुझे कभी ये पता नहीं चल पाया कि वो चोरी किसने की थी और ना ही चोरी के उद्देश्य के बारे में कुछ पता चला। इसी कारण मैंने खुद ही उन दोनों आविष्कारों को सार्वजनिक कर दिया, जिससे वो चोरी बेकार हो गई। तब से मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ और काम करते समय खुद को बंद रखना पसंद करता हूँ। इसीलिए मैंने इस एकांत जगह में अपना ठिकाना बनाया था। फिर रूलेटा बिल ने सैटिन के बैग के बारे में पूछताछ की। प्रोफेसर और डैडी जैक ने बताया कि उन्होंने कई दिनों से उस बैग को नहीं देखा है। कुछ घंटों बाद मिस स्टैंगरसन से हमें पता चला कि बैग या तो चोरी हो गया था या वो उसे खो चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि 23 अक्टूबर को उन्होंने पोस्ट रेस्टांट में जाकर एक पत्र प्राप्त किया था, जिसमें सिर्फ एक भद्दे मजाक के अलावा कोई और महत्वपूर्ण बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत जला दिया था। अब हम अपनी जांच या बातचीत पर वापस आते हैं। सरे के प्रमुख ने मिस्टर स्टैंगरसन से पूछा था कि उनकी बेटी 20 अक्टूबर को फ्रांस किस लिए गई थी। हमें पता चला कि वो मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक के साथ गई थी और उस दिन से लेकर अपराध होने के दिन तक डार्जेक को शैटो में नहीं देखा गया था। हालांकि जब वो मिस्टर डार्जेक के साथ लूवर के होटल में थीं, तब उनके बैग के खो जाने की घटना हमारी नज़र से नहीं बची, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसने हमारी रुचि और बढ़ा दी। जब मैजिस्ट्रेट, पीड़िता, अभियुक्त, गवाह और पत्रकार के बीच ये बातचीत खत्म होने की तरफ थी, तभी उसी समय एक अजीब घटना घटी। पुलिस के जासूस फ्रेडरिक लार्सन वहां आए। उनके हाथ में कीचड़ से सने भारी जूतों की एक जोड़ी थी। उन्होंने जूतों को लैब के फर्श पर फेंकते हुए कहा, ये रहे सबूत। हमलावर ने ये जूते पहने थे और ये जूते तुम्हारे ही हैं डैडी जैक। डैडी जैक स्तब्ध रह गए। ये वाकई उन्हीं के जूते थे, जिनको कुछ दिन पहले उन्होंने पुराने हो जाने के कारण अटारी के एक कोने में फेंक दिया था। फिर लार्सन ने डैडी जैक के हाथ में पकड़े एक रुमाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में जो ये रुमाल है वो भी पीले कमरे में मिले रुमाल के जैसा ही है, और जो टोपी वहाँ मिली थी हो सकता है वो भी तुम्हारी ही हो। तो सज्जनों, मेरे हिसाब से ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि हमलावर अपनी असली पहचान छिपाना चाहता था। उसने ये काम किसी अनाड़ी की तरह किया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, और डैडी जैक आप भी, क्योंकि हमें यकीन है कि आप हमलावर नहीं हैं। आप एक पल के लिए भी मिस्टर स्टैंगरसन के पास से नहीं हटे थे। और अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि यहाँ पर असल में क्या और कैसे हुआ था। हमलावर पीले कमरे से निकलकर कैसे भागा था, मैं उसकी पूरी व्याख्या आपको समझाता हूँ। मेरी ये थ्योरी है और मुझे लगता है कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि हमलावर दरवाजे के माध्यम से ही बाहर निकला होगा। लेकिन उसने ऐसा कब किया? शायद उस वक्त जब उसके लिए ये करना सबसे आसान था। तो चलिए हम उन विशेष पलों पर चर्चा करते हैं जो अपराध के बाद घटित हुए। पहला पल वो था जब मिस्टर स्टैंगरसन और डैडी जैक अपराधी को रोकने के लिए कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दूसरा पल वो था जब डैडी जैक वहां नहीं थे और मिस्टर स्टैंगरसन दरवाजे के पास अकेले थे। तीसरा महत्वपूर्ण पल वो था जब गार्ड मिस्टर स्टैंगरसन के पास आकर खड़े हुए। चौथा पल वो था जब मिस्टर स्टैंगरसन, गार्ड, उसकी पत्नी और डैडी जैक सभी लोग दरवाजे के सामने खड़े थे। पांचवा पल वो था जब दरवाज़ा तोड़ा गया और सभी पीले कमरे में प्रवेश कर गए। तो हमलावर के पास भागने के लिए सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक समय वो पल था जब दरवाजे के सामने सबसे कम लोग थे। ऐसा पल जब वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति मौजूद था,
यानी प्रोफेसर स्टैंगरसन। यहाँ पर हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि मिस्टर स्टैंगरसन के पास अपराधी को पकड़ने या उसे गिरफ्तार करवाने का कोई कारण नहीं था। इसीलिए उन्होंने उसे मेन हॉल की खिड़की तक जाने दिया और फिर जब हमलावर खिड़की से भाग गया तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। हमलावर को भागने में मदद करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर दे। मिस स्टैंगरसन हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर पर्याप्त ताकत थी। होश खोने से पहले अपने पिता के अनुरोध पर उन्होंने कमरे के दरवाजे की कुंडी और ताले को बंद कर दिया। हम ये नहीं जानते कि अपराध किसने किया। हम ये भी नहीं जानते कि प्रोफेसर और उनकी बेटी किस खलनायक के शिकार हुए हैं, लेकिन इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि वो दोनों उस अपराधी को जानते थे। ये रहस्य निस्संदेह बहुत ही भयानक है, क्योंकि एक पिता ने बिना झिझके अपनी बेटी को एक बंद दरवाजे के पीछे मरने के लिए छोड़ दिया। वो दरवाज़ा जिसे उसकी बेटी ने खुद बंद किया था, क्योंकि पीले कमरे से हमलावर के भागने का और कोई संभव स्पष्टीकरण है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर और उनकी बेटी निश्चित रूप से अपराधी को जानते थे। इस नाटकीय स्पष्टीकरण के बाद कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान परेशान था और प्रोफेसर के लिए दुखी महसूस कर रहा था। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद प्रोफेसर ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर ऊपर उठाकर कहा, मैं अपनी बीमार बच्ची के सिर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी भी उसकी चीख सुनने के बाद उसके कमरे के दरवाजे को छोड़कर कहीं नहीं गया। जब मैं लैब में अकेला था तब वो दरवाज़ा नहीं खोला गया था, और अंत में जब हम सब लोग पीले कमरे में दाखिल हुए तब हमलावर वहाँ नहीं था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं हमलावर को नहीं जानता। इसके बाद मैजिस्ट्रेट ने पूछताछ समाप्त कर देने की घोषणा कर दी, और जब हम सब लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी जोसेफ रूलेटाबिल प्रोफेसर के पास गया और बड़े ही सम्मान के साथ उनका हाथ थामते हुए बोला, मैं आपकी बात पर यकीन करता हूँ प्रोफेसर। तो बस मिस्टर मेलाइन द्वारा दिया गया ये विवरण यहीं पर समाप्त होता है, और आप लोगों को ये बताने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि लैब में जो कुछ हुआ वो एकदम सटीक रूप से रूलेटाबिल ने मुझे बताया था। 12वां अध्याय। रूलेटाबिल द्वारा लिखे गए इस लेख को लेकर मैं शाम 6 बजे से पहले किले से बाहर नहीं निकल पाया। ये लेख उसने रॉबर्ट डार्जेक द्वारा हमें दिए गए एक छोटे से कमरे में बैठकर लिखा था। रूलेटाबिल ने यह तय किया था कि वो किले में ही रात बिताएगा, और डार्जेक ने इसके लिए सभी ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करा दी थीं। उसने मुझसे ये भी आग्रह किया था कि वो एपिने स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए भी जाएगा। जब हम बगीचे से गुजर रहे थे तब उसने मुझसे कहा, फ्रेडरिक लार्सन वाकई बहुत चालाक है। पता है उसने डैडी जैक के जूते कहाँ से खोजे? जहाँ पर हमने साफ सुथरे जूतों के निशान और खुरदरे जूतों के निशान गायब होते देखे थे, वहीं पर गीली मिट्टी में एक चौकोर गड्ढा था। इसे हाल ही में बनाया गया था, और ये साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ से एक पत्थर हटाया गया है। जब लार्सन ने उसे देखा तो उसने तुरंत ये अंदाज़ा लगा लिया कि हमलावर ने उस पत्थर का उपयोग जूतों को झील में फेंकने के लिए किया होगा। उसकी ये सोच बहुत ही शानदार थी, और उसके प्रयास की सफलता इस बात को साबित भी करती है। ये बात मेरे ध्यान से चूक गई थी, और हमलावर द्वारा छोड़े गए कई झूठे सुरागों और डैडी जैक के जूतों के निशानों के मिलान ने मेरी खोजबीन को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। ये मेरी नज़र में इस बात का सबूत था कि हमलावर ने जानबूझकर पुराने नौकर की तरफ शक मोड़ने की कोशिश की थी। इस पॉइंट पर लार्सन और मैं सहमत थे, लेकिन इसके अलावा किसी भी बात पर हम में सहमति नहीं है। हम दोनों के सोचने की दिशा अलग हो चुकी है, और ये एक संगीन मामला बनता जा रहा है। उस समय हम किले के पीछे से गुजर रहे थे और रात हो चुकी थी। किले की पहली मंजिल पर एक खिड़की आधी खुली हुई थी। वहाँ से हल्की रोशनी और कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। हम एक दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, जो ठीक उसी खिड़की के नीचे था जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। रूलेटाबिल ने मुझे धीरे से बताया कि वो खिड़की मिस स्टैंगरसन के कमरे की है। हम ध्यान लगाकर सुनने लगे, और हमें किसी के रोने की दबी हुई सी आवाज़ सुनाई दी। फिर हमने ये शब्द बड़े ही स्पष्ट रूप से सुने, मेरे अभागे रॉबर्ट। रूलेटाबिल मेरे कान में फुसफुसाया, अगर किसी तरह से ये पता चल जाए कि ऊपर क्या बातें हो रही हैं तो मेरी जांच जल्दी ही खत्म हो जाएगी। फिर उसने चारों तरफ देखा। हर तरफ अंधेरा छाया था। वो मुझे एक ऊंचे पेड़ के तने तक ले गया, जो उस खिड़की के ठीक सामने उगा हुआ था। उसकी झुकी हुई शाखाएं
किले की पहली मंजिल के साथ लगती थीं। अगर कोई व्यक्ति ऊपर उन शाखाओं तक चढ़ जाता तो वो आसानी से ये देख सकता था कि मिस स्टैंगरसन के कमरे में क्या हो रहा है। रूलेटाबिल ने मुझे छिपने का इशारा किया और खुद पेड़ पर चढ़ने लगा। जल्दी ही मैंने उसे पेड़ की शाखाओं के बीच गायब होते देखा और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर मुझे ऊपर से कुछ शब्द सुनाई दिए। पहले आप, नहीं नहीं पहले आप, कोई मेरे ऊपर से बोल रहा था। और जब मैंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो मैं हैरान रह गया। पेड़ के फिसलन भरे तने पर 2 इंसानी आकृतियां दिखाई दे रही थीं जो अगले ही पल नीचे आ गईं। रूलेटाबिल पेड़ पर चढ़ा तो अकेले ही था, लेकिन जब वो पेड़ से उतरा तो उसके साथ एक और व्यक्ति था, और ये व्यक्ति था फ्रेडरिक लार्सन। उसने पहले ही उस जगह पर कब्जा कर रखा था जहां तक रूलेटाबिल पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि वे निश्चित रूप से बिस्तर पर लेटी हुई मिस स्टैंगरसन और उसके तकिए के पास घुटनों के बल बैठे डार्जेक के बीच किसी भावनात्मक दृश्य के गवाह बने थे, और जो कुछ उन्होंने देखा उसे वो दोनों अलग अलग नतीजे निकाल रहे थे। ये स्पष्ट था कि उस दृश्य को देखने के बाद रूलेटाबिल मिस्टर डार्जेक से काफ़ी प्रभावित हो गया था, जबकि लार्सन के लिए वो उसके द्वारा किया गया सिर्फ एक नाटक था। बगीचे के फाटक के पास पहुंचते ही लार्सन ने हमें रोका। अरे मेरी छड़ी, उसे तो मैं पेड़ के पास ही छोड़ आया। चलो मैं उसे लेने जाता हूँ, जल्दी ही फिर मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रूलेटाबिल ने मुझसे पूछा, क्या तुमने लार्सन की छड़ी पर ध्यान दिया? ये एक बिल्कुल नई छड़ी है और मैंने उसे पहले कभी इसे इस्तेमाल करते नहीं देखा। वो इस छड़ी का बहुत ध्यान रखता है और कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करता। उसके व्यवहार से कोई ये भी सोच सकता है कि उसे ये डर रहता है कि अगर ये छड़ी किसी अजनबी के हाथ लग गई तो उस पर कोई मुश्किल आ पड़ेगी। उसने ये छड़ी कहाँ से ली होगी? ये सोचने वाली बात है। जब हम किले में आए थे तो उसने हमें देखकर अपनी घड़ी तुरंत जेब में रख ली थी और ज़मीन से अपनी छड़ी उठा ली थी। इस बात पर मैंने उस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस छड़ी में कुछ ना कुछ खास बात तो ज़रूर है। वो काफ़ी देर तक इसी बात पर सोच विचार करता रहा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो मेरी ट्रेन को आने में 20 मिनट बाकी थे, इसलिए हम एक शराब की दुकान में दाखिल हो गए। और ये संयोग था या कुछ और कि फ्रेडरिक लार्सन भी अपनी उस छड़ी के साथ हमें वहाँ पर दिखाई दिए। वो हंसते हुए बोले, मेरी छड़ी मुझे मिल गई। फिर हम तीनों एक टेबल पर बैठ गए। रूलेटाबिल की नज़रें छड़ी पर ही टिकी हुई थीं। वो उस छड़ी को देखने में इतना तल्लीन हो गया था कि उसने रेल के एक कर्मचारी को लार्सन द्वारा किए गए इशारे तक को नहीं देखा। ये रेल कर्मचारी एक युवक था जिसकी हल्की सुनहरी दाढ़ी थी। इशारा पाकर वो युवक उठ खड़ा हुआ और अपने ड्रिंक की कीमत चुकाकर बाहर चला गया। उस वक्त मैंने इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद जब इस मामले के सबसे संवेदनशील पल में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ, तब मुझे ये घटना फिर से याद आ गई। तब मुझे पता चला कि वो युवक लार्सन का सहायक था और लार्सन ने उसे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी थी। रूलेटाबिल अभी भी छड़ी में उलझा हुआ था। उसने लार्सन से पूछा, सर, आपने चलने के लिए छड़ी का इस्तेमाल कब से शुरू किया? मैंने तो आपको हमेशा जेब में हाथ डालकर चलते देखा है। लार्सन ने कहा, असल में मुझे ये छड़ी गिफ्ट में मिली है। क्या हाल ही में? नहीं, ये मुझे लंदन में दी गई थी। हाँ, याद आया, आप तो लंदन से लौटे हैं। क्या मैं आपकी छड़ी को देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर, ये लो। फ्रेड ने छड़ी रूलेटाबिल की तरफ बढ़ा दी। ये एक बड़ी पीले रंग की बांस की छड़ी थी जिसमें क्रच जैसा एक हैंडल था। वो हैंडल सुनहरे छल्ले से सजा हुआ था। रूलेटाबिल ने ध्यान से उसकी जांच करके लार्सन को उसे वापस कर दिया। फिर बोला, आपको लंदन में एक फ्रेंच छड़ी उपहार में मिली है। ज़रा इसके ऊपर ये जो नाम लिखा है पढ़िए, कैसेत 6A ओपेरा। ये तो फ्रांस का पता है। फ्रेड ने रुखाई से कहा, तो क्या अंग्रेज़ लोग पेरिस में छड़ी नहीं खरीद सकते? रूलेटाबिल बस मुस्कुरा दिया। फिर कुछ देर बाद जब मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तो उसने कहा, क्या तुम्हें वो पता याद रहेगा? हाँ हाँ, मुझे याद है, कैसेत 6A ओपेरा। कल सुबह तक तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, भरोसा रखो, मैंने कहा। उस शाम पेरिस पहुंचने के बाद मैंने मिस्टर कैसेत से मुलाकात की। वो छड़ी और छतरी बेचते हैं। फिर मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। छड़ी खरीदने वाला एक व्यक्ति है जिसकी शारीरिक बनावट मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक से पूरी तरह मेल खाती है। अपराध के दिन शाम को करीब 8 बजे उसने वैसी ही छड़ी खरीदी थी जैसी कि मिस्टर लार्सन के पास थी। मिस्टर कैसेत ने पिछले 2 सालों में उस तरह की कोई और छड़ी नहीं बेची है, और फ्रेड के पास जो छड़ी है वो एकदम नई है,
यानी दोनों छड़ियाँ एक ही हैं। फ्रेड ने खुद वो छड़ी नहीं खरीदी क्योंकि वो उस समय लंदन में था। तुम्हारी ही तरह मुझे भी लगता है कि उसे ये छड़ी मिस्टर डार्ज़ेक से मिली है। लेकिन अगर तुम्हारे अनुमान के अनुसार हमलावर पीले कमरे में 5 या 6 घंटे तक रुका था और अपराध आधी रात के आसपास नहीं हुआ था, तो इस हालत में ये छड़ी खरीदने वाली बात मिस्टर डार्ज़ेक के लिए एक ठोस एलिबाई बनाती है। 13वां अध्याय। मैंने अभी जो घटनाएं बयान की उनके लगभग 1 हफ्ते बाद यानी 2 नवंबर को मुझे पेरिस के अपने घर में ये तार मिला। पहली ट्रेन पकड़कर ग्लैंडिए आ जाओ, साथ में 2 रिवॉल्वर भी लाना। रूलेटा बिल। रूलेटा बिल के द्वारा रिवॉल्वर की मांग करना इस बात का इशारा था कि उसका इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। मैं मानता हूँ कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बात मेरे दोस्त की थी जो मुसीबत में था और मुझसे मदद मांग रहा था। इसलिए मैंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, अपने इकलौते रिवॉल्वर को पूरी तरह लोड किया और तुरंत ऑर्लियंस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मैंने एक हथियार की दुकान में रुककर एक दूसरा रिवॉल्वर और ख़रीद लिया। स्टेशन पर एक घोड़ा गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिसमें बैठकर मैं जल्दी ही ग्लैंडिए पहुंच गया। गेट पर मेरी मुलाकात उस युवक से हुई जिसे मैंने शराब की दुकान में देखा था। उसने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और मुझे गले लगाकर मेरा हालचाल पूछा। जब मैं उस छोटे कमरे में पहुंचा जिसमें रूलेटा बिल रह रहा था, तो मुझे बैठने का इशारा करते हुए वो बोला, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है दोस्त। फ्रेडरिक लार्सन डार्ज़ेक के खिलाफ पूरा जोर लगाकर केस तैयार कर रहा है। और उस छड़ी का क्या हुआ? मैंने पूछा। वो अभी भी लार्सन के पास है, एक पल के लिए भी वो उसे नहीं छोड़ता। मैंने बड़ी ही चतुराई से डार्ज़ेक से उस छड़ी के बारे में पूछताछ करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने उस शाम या किसी भी और समय कैसेत से कोई छड़ी खरीदी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर डार्ज़ेक इतनी अजीब खामोशी क्यों बनाए हुए हैं। अच्छा, ये फ्रेडरिक लार्सन क्या अभी तक यहीं रुका हुआ है? मैंने पूछा। हाँ, वो ज़्यादातर शैटो में ही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं रुका हुआ हूँ। जैसे मिस्टर डार्ज़ेक ने मेरे ठहरने का इंतज़ाम किया है, वैसे ही मिस्टर स्टैंगरसन ने लार्सन से यहाँ रुककर जांच जारी रखने का अनुरोध किया है। भले ही लार्सन ने उनके ऊपर हमलावर की पहचान जानने का आरोप लगाया है, लेकिन फिर भी मिस्टर स्टैंगरसन ने सच की खोज के लिए उन्हें सारी सुविधाएं दी हैं। लेकिन क्या तुम डार्ज़ेक की बेगुनाही को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो? मैंने पूछा। जब हम पहली बार यहाँ आए थे दोस्त, तब मैं उनके दोषी होने की संभावना पर यकीन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि उस दिन मेरे और मिस्टर डार्ज़ेक के बीच क्या हुआ था। अच्छा, वैसे क्या तुम रिवॉल्वर ले आए हो? मैंने दोनों रिवॉल्वर उसके हाथ में थमा दिए। क्या हमें इनका इस्तेमाल करना होगा? मैंने पूछा। निश्चित रूप से। आज रात हम यहीं रुकेंगे। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, रूलेटा बिल बोला। तुम्हें वो लाइन याद है, गिरजे के निकट भवन ने अपना आकर्षण नहीं खोया, जो मैंने पहली बार किले में दाखिल होते वक्त कही थी? हाँ, बिल्कुल याद है। गिरजाघर के निकट स्थित भवन ने रत्ती भर आकर्षण नहीं खोया, ना ही बगीचे ने अपनी चमक, ये कहा था तुमने। और यही वो वाक्य है जो तुम्हें लैब की राख में मिले अधजले कागज़ के टुकड़े पर भी लिखा मिला था। हाँ, रूलेटा बिल बोला। ये कागज़ के निचले हिस्से में, जहाँ आग की लपटें नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ लिखा था। तारीख थी 23 अक्टूबर। इस तारीख को याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें उस अजीब लाइन के बारे में बताता हूँ। अपराध से एक शाम पहले यानी 23 अक्टूबर को प्रोफेसर और उनकी बेटी एलिसी में एक स्वागत समारोह में गए थे। मैं ये इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ फिलाडेल्फिया काउंसिल के एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू लेने गया था। उसे उस दिन सम्मानित किया जा रहा था। मैंने पहले कभी प्रोफेसर और उनकी बेटी को नहीं देखा था। मैं वहाँ एम्बेसडर्स के बैठक खाने के बाहर वाले कमरे में बैठा था और थक कर गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मैंने अपने बगल में काले कपड़े पहने एक महिला के परफ्यूम की खुशबू महसूस की। क्या तुम जानना चाहते हो काले कपड़े पहने महिला की सुगंध क्या होती है? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि ये वो सुगंध है जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ, क्योंकि ये उस महिला की सुगंध है जिसने मेरे बचपन में मुझ पर बहुत दया दिखाई थी। एक ऐसी महिला जिसे मैंने हमेशा काले कपड़ों में देखा है, लेकिन उस शाम जिस महिला से ये खुशबू आ रही थी वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी, बहुत ही खूबसूरत। मैं अपनी जगह से उठकर अनायास ही उसका पीछा करने के लिए मजबूर हो गया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने उसका हाथ थामा
और जब वो दोनों मेरे पास से गुजरे तो मैंने एक आवाज़ सुनी, प्रोफेसर स्टैंगरसन और उनकी बेटी, और तब मुझे पता चला कि मैं किसका पीछा कर रहा था। वो दोनों आगे जाकर मिस्टर रॉबर्ट डार्जेक से मिले, जिनको मैं चेहरे से पहचानता था। प्रोफेसर स्टैंगरसन का अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर विलियम रैंस ने बड़ी गैलरी में स्वागत किया और मिस्टर डार्जेक मिस मथिल्डा को पौधों वाले कांच घर की तरफ ले गए। मैं लगातार उनके पीछे था। उस शाम मौसम बड़ा सुहावना था। बगीचे के दरवाजे खुले हुए थे। मिस मथिल्डा ने अपने कंधे पर एक शॉल डाली हुई थी और वो मिस्टर डार्जेक से बगीचे में चलने का अनुरोध कर रही थीं। डार्जेक के व्यवहार में एक स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी। वो दोनों कुछ दूर जाकर एक गैस के लैंप के नीचे रुक गए और फिर एक कागज़ पर झुककर ध्यान से कुछ पढ़ने लगे। मैं उनसे थोड़ी दूर पीछे अंधेरे में चुपचाप खड़ा रहा। उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने मिस स्टैंगरसन को कागज़ को मोड़ते हुए ये कहते हुए साफ साफ सुना, गिरजाघर के निकट स्थित भवन ने रत्ती भर आकर्षण नहीं खोया, ना ही बगीचे ने अपनी चमक। ये वाक्य व्यंग्य के साथ निराशा भरे स्वर में कहा गया था। ये कहने के बाद वो इतनी बेचैनी भरी हंसी में फूट पड़ी कि मुझे लगता है वो हंसी हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहेगी। डार्जेक ने एक और वाक्य कहा, तो क्या तुम्हें पाने के लिए मुझे कोई अपराध करना पड़ेगा? वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान दिख रहे थे। उन्होंने मथिल्डा का हाथ थाम लिया और उसे अपने सीने पर रखकर रोने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। जब मैं वापस बड़ी गैलरी में लौटा तो वहाँ मिस्टर डार्जेक मुझे दिखाई नहीं दिए और ना ही ग्लैंडिए की ट्रेजेडी के बाद लंबे समय तक उनको किसी ने देखा। मिस स्टैंगरसन अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर विलियम रैंस के साथ थीं, जो बातचीत के दौरान काफ़ी उत्साहित लग रहा था। रैंस की आंखें एक अजीब चमक से दमक रही थीं। मिस स्टैंगरसन की प्रतिक्रिया ठंडी और उदासीन थी। प्रोफेसर बाप और बेटी के चले जाने के बाद रैंस सीधा एक शराब खाने में चला गया और मैंने वहीं जाकर उससे मुलाकात की। उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि वो 3 दिन बाद यानी 26 तारीख को अमेरिका लौटेगा। मैंने उससे फिलाडेल्फिया के बारे में बात की और उसने बताया कि वो वहाँ 25 साल से रह रहा है और वहीं पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर स्टैंगरसन और उनकी बेटी से हुई थी। तो उस शाम मैंने ये सब कुछ सुना और देखा मेरे दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ सकते हो कि मिस स्टैंगरसन पर हमले की खबर ने मुझ पर कितना गहरा असर डाला होगा। साथ ही डार्जेक के कहे गए ये शब्द, तो क्या तुम्हें पाने के लिए मुझे कोई अपराध करना पड़ेगा, मेरे मन में बार बार गूंजते रहे। लेकिन जब यहाँ ग्लैंडिए में हमारी उनसे मुलाकात हुई तब मैंने वो वाक्य नहीं दोहराया। मैंने सिर्फ गिरजे और चमकते बगीचे के बारे में जो वाक्य था वही कहा और उसी वाक्य ने शैटो का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। अब अगर तुम मुझसे ये पूछो कि क्या मैं मानता हूँ कि मिस्टर डार्जेक हमलावर हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जब मैं यहाँ आया था तब बस मैं उनका हाथ देखना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि कहीं उस पर कोई चोट का निशान तो नहीं है। जब हम कुछ समय के लिए अकेले में बातचीत कर रहे थे तब मैंने मिस्टर डार्जेक को बताया कि कैसे मुझे एलिसी के बगीचे में मिस स्टैंगरसन के साथ उनकी बातचीत का एक हिस्सा सुनने का मौका मिला था। और जब मैंने उनके सामने ये शब्द दोहराए, तो क्या तुम्हें पाने के लिए मुझे कोई अपराध करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही बेचैन हो गए। और जब मैंने उनको ये बताया कि जिस दिन उन्होंने एलिसी में मिस स्टैंगरसन से मुलाकात की थी उसी दिन वो पोस्ट ऑफिस गई थी, तब तो वो बहुत ही बुरी तरह से डर गए। शायद वो चिट्ठी उसी वाक्य के साथ समाप्त हुई थी, वही गिरजे वाले वाक्य के साथ। तुम्हें ये तो याद ही होगा दोस्त कि लैब की राख में जो जला हुआ कागज़ का टुकड़ा मिला था उसमें 23 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई थी और इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो कागज़ का टुकड़ा उसी रहस्यमयी चिट्ठी का हिस्सा था। वो चिट्ठी उसी दिन लिखी गई और पोस्ट ऑफिस से प्राप्त की गई थी। एलिसी से लौटने के बाद मिस मथिल्डा ने उस चिट्ठी को नष्ट करने की कोशिश की थी। ये सारी बातें मुझे पता होने के कारण मिस्टर डार्जेक बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गए थे। मैंने उनके ऊपर और भी दबाव डालने के लिए कहा, आप दोनों शादी करने जा रहे थे ना सर, और अचानक उस चिट्ठी के कारण आपकी शादी रुक गई, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद ही आपने उनसे कहा था कि क्या उन्हें पाने के लिए आपको कोई अपराध करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके और उनके बीच ज़रूर कोई तीसरा व्यक्ति था जो आपकी शादी में रुकावट डालना चाहता था, और वही व्यक्ति मिस मथिल्डा की जान लेने की कोशिश कर रहा था ताकि वो आपसे शादी ना कर सकें। तो आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए और मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिससे सारी समस्याओं का सही समाधान हो सके। मेरे इन शब्दों का डार्जेक के ऊपर अजीब सा असर हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में गहरा डर दिखाई देने लगा।
उसने मुझसे कहा, मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने जा रहा हूँ जो आपको शायद पागलपन लगेगा, लेकिन इसके बदले में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपने जो कुछ भी एलिसी के बगीचे में देखा और सुना, उसके बारे में ना तो जजों को और ना ही किसी और को कुछ मत कहिएगा प्लीज़। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरे ऊपर यकीन करते हैं। अगर इस गिरजे वाले वाक़या की वजह से जांच इधर उधर भटक भी जाती है तो मैं दोषी साबित होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया जजों को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एलिसी की उस शाम को भूल जाएं। असली अपराधी को पकड़ने के लिए आपके पास और भी कई रास्ते खुले हैं। मैं खुद आपको उन रास्तों पर ले जाऊँगा, आपकी मदद करूँगा। आप यहीं पर रहें और जो भी करना चाहें वो करें। मैं आपके लिए सब इंतज़ाम कर दूँगा, लेकिन उस शाम को भूल जाइए प्लीज़। इतना कहकर रूलेटाबिल चुप हो गया। मैंने उससे पूछा कि ग्लैंडिया में पिछले हफ्ते में और क्या क्या हुआ। उसने बताया, स्थिति अब बहुत गंभीर हो गई है यहाँ पर। लार्सन पूरी तरह से ये बात मान चुका है कि डार्ज़ेक ही अपराधी है और वो जो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है वो सब डार्ज़ेक के खिलाफ हैं। मुझे नहीं पता वो अब तक कितने सबूत इकट्ठा कर चुका है, लेकिन वो काफ़ी मात्रा में है, इसका मुझे पूरा यकीन है। अगर ऊपरी तौर पर देखें तो वाकई सब कुछ, हर चीज़ डार्ज़ेक के खिलाफ जाती दिख रही है। लार्सन द्वारा खोजे गए साफ जूतों के निशान डार्ज़ेक के ही पैरों के निशान जैसे लगते हैं। साइकिल के पहियों के निशान भी शायद उन्हीं की साइकिल के हैं जिसको वो आमतौर पर शैटों में ही छोड़ते थे। अब सवाल ये है कि उन्होंने उसी समय उस साइकिल को पेरिस क्यों भेज दिया। और फिर मिस स्टैंगरसन का जो बैग खो गया था जिसमें पीतल की चाबी थी, लार्सन के हिसाब से वो बैग डार्ज़ेक के ही पास था, यानी कि डार्ज़ेक ने ही वो बैग चुराया था। लार्सन का मानना है कि डार्ज़ेक का इरादा उस चाबी का इस्तेमाल करके प्रोफेसर के कीमती कागजात चुराने का था। उन्हीं कागजातों के ज़रिए वो फिर से लड़की पर दबाव डालना चाहता था कि अगर वो उनसे शादी कर ले तो वो कागजात लौटा दिए जाएंगे, वरना नहीं। यहाँ पर एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। पोस्ट ऑफिस के क्लर्क द्वारा बताए हुलिये के अनुसार मिस्टर डार्ज़ेक ने 24 तारीख को पोस्ट ऑफिस जाकर उस चिट्ठी के बारे में पूछा था। जांच मजिस्ट्रेट ने जब डार्ज़ेक से इस बारे में पूछा तो उसने पोस्ट ऑफिस जाने की बात से साफ इनकार किया। अब यहाँ पर मान लो कि अगर वो चिट्ठी डार्ज़ेक ने ही लिखी थी तो भी उनको ये तो पता ही था कि मिस स्टैंगरसन को वो चिट्ठी मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने वो चिट्ठी एलिसी के बगीचे में उनके हाथ में देखी थी और पढ़ी भी थी। तो ऐसे में 24 तारीख को पोस्ट ऑफिस में जाकर चिट्ठी के बारे में पूछने वाला व्यक्ति डार्ज़ेक तो नहीं ही हो सकता, क्योंकि उसे तो अच्छी तरह पता था कि चिट्ठी अब पोस्ट ऑफिस में है ही नहीं। तो ये साफ है कि मिस्टर डार्ज़ेक से मिलती जुलती शक्ल वाला कोई और व्यक्ति मिस स्टैंगरसन का बैग चुराकर उस चिट्ठी के माध्यम से उनसे कुछ मांग कर रहा था, जिसे मिस स्टैंगरसन ने पूरा नहीं किया। जब उस व्यक्ति की मांग पूरी नहीं हुई तो वो हैरान रह गया और ये जानने के लिए पोस्ट ऑफिस गया कि जो चिट्ठी उसने भेजी थी वो मैडम के पास पहुंची भी है या नहीं। जब उसे पता चला कि उनको वो चिट्ठी मिल गई है तो उसे गुस्सा आ गया। अब उसने क्या मांग की थी ये तो सिर्फ मैडम ही जानती हैं। फिर उसी रात उनके ऊपर हमला होता है और अगले दिन हमें पता चलता है कि प्रोफेसर के कागजात चुरा लिए गए हैं। तो इसलिए साफ है कि पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी के बारे में पूछताछ करने वाला इससे साफ है कि पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी के बारे में पूछताछ करने वाला व्यक्ति ही हमलावर है। और लार्सन इन सारे तर्कों को डार्ज़ेक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मैंने और जांच मजिस्ट्रेट ने पोस्ट ऑफिस में जाकर चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति के बारे में भी पूछताछ की थी, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाया, ना ये कि वो कहाँ से आया था और ना ये कि वो कहाँ गया। हम बस उसका थोड़ा बहुत हुलिया जानते हैं जो कि डार्ज़ेक से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ पर एक और गंभीर बात है और वो ये कि जिस दिन वो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में आया था उसी दिन मिस्टर डार्ज़ेक को सोरबॉन में एक प्रोग्राम में भाषण देना था, लेकिन उन्होंने वो भाषण नहीं दिया। उनकी जगह उनके एक दोस्त ने भाषण दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वो उस समय क्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो बोआ द बलोन में घूमने गए थे। अब ऐसे प्रोफेसर के बारे में तुम क्या कहोगे जो अपना भाषण छोड़कर घूमने चला जाता है? जब लार्सन ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, पेरिस में मैं अपना समय कैसे बिताता हूँ ये मेरा निजी मामला है। और इस बात से फ्रेडरिक लार्सन का शक और भी पक्का हो गया। ये सारी बातें उसकी थ्योरी से मेल खाती हैं, यानी प्रोफेसर स्टैंगरसन ने ही इस कांड से बचने के लिए
हमलावर को भागने दिया था, बल्कि उसके सारे सबूतों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है येलो रूम में कि डार्ज़ेक येलो रूम के अंदर ही मौजूद था और उसे वहां से भागने दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि यह थ्योरी पूरी तरह से गलत है। इतना कहकर रूलेटाबिल चुप हो गया। ये 3 दिन या यूं कहें 3 रातें पहले की स्थिति थी। फिर एक और अजीब चौंकाने वाली घटना घटी। 14वां अध्याय। रूलेटाबिल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि तुम सारी सिचुएशन ठीक से समझ सको। मुझे लगता है कि मैंने उस रहस्य को सुलझा लिया है जिसे सभी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमलावर बिना किसी साथी की मदद के पीले कमरे से कैसे भागा। लेकिन जब तक मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी थ्योरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसने मुझे किले के चारों तरफ का एक चक्कर मारने का निमंत्रण दिया। जब हम वहाँ टहल रहे थे तो हमें हरे कपड़ों वाला आदमी यानी वन रक्षक दिखाई दिया। वो बिना कोई दुआ सलाम किए हमारे पास से ऐसे चला गया जैसे उसने हमें देखा ही ना हो। वो अभी भी ठीक वैसा ही दिख रहा था जैसा सराय की खिड़की से पहली बार देखने पर दिखा था। पीठ पर बंदूक, मुंह में पाइप और आंखों पर चश्मा। क्या तुमने इससे बात की? मैंने पूछा। हाँ की, लेकिन इससे कुछ भी निकलवा पाना असंभव है। उसका जवाब सिर्फ गूं गूं करने और कंधे उचका देने तक ही सीमित रहता है। वो किले की पहली मंजिल के उस बड़े कमरे में रहता है जिसे कभी प्रार्थना कमरे के रूप में उपयोग किया जाता था। वो पूरी तरह से भालू जैसी जिंदगी बिताता है, कभी अपनी बंदूक के बिना बाहर नहीं निकलता और सिर्फ औरतों के साथ ही अच्छा व्यवहार करता है। आसपास की जितनी भी औरतें हैं वो सभी उसकी तरफ आकर्षित हैं, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान मैडम मैथ्यू पर है और उसका पति इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। किले के बाएं किनारे पर स्थित मीनार को पार करने के बाद हम किले के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। रूलेटाबिल ने एक खिड़की की तरफ इशारा किया जो मिस स्टैंगरसन के कमरे की खिड़की थी। फिर वो बोला, अगर तुम 2 रात पहले यहाँ होते तो तुमने इस नाचीज़ को एक सीढ़ी के सहारे इस खिड़की से किले में प्रवेश करते हुए देखा होता। मैं मुस्कुरा दिया। फिर उसने मुझसे किले के बाहरी हिस्से को ध्यान से देखने का अनुरोध किया। फिर हम किले के अंदर लौट आए। वो बोला, अब मैं तुम्हें दूसरी मंजिल दिखाऊंगा जहां मैं इन दिनों रह रहा हूं। पाठकों की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर दूसरी मंजिल का एक नक्शा अटैच कर रहा हूँ जिसे रूलेटाबिल ने घटना के अगले दिन तैयार किया था। अब मैं उस घटना के बारे में बताता हूँ। जैसे ही हम एक शानदार सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे, रूलेटाबिल ने इशारा किया कि मैं उसके पीछे ही चलूं। सीढ़ियाँ ऊपर जाकर पहली मंजिल के एक गलियारे पर खत्म होती थीं। इस गलियारे से एक बरामदे के माध्यम से किले के दाएं या बाएं हिस्से में जाया जा सकता था। ये बरामदा ऊंचा और चौड़ा था और पूरी इमारत की लंबाई तक फैला हुआ था। यहाँ किले के उत्तरी हिस्से से प्रकाश खिड़कियों के रास्ते अंदर आता था। जिन कमरों की खिड़कियाँ दक्षिण की तरफ थीं वो इसी बरामदे में खुलती थीं। प्रोफेसर किले के बाएं हिस्से में रहते थे जबकि उनकी बेटी का कमरा दाएं हिस्से में था। हमने बरामदे के दाहिने हिस्से में प्रवेश किया। यहाँ बलूत की लकड़ी के चमकदार फर्श पर बिछे कालीन के कारण हमारे कदमों की आवाज़ ना के बराबर हो रही थी। बरामदे के इस हिस्से में एक बेडरूम, एक स्वागत का कमरा, एक छोटा सा बाथरूम, महिलाओं के लिए एक विश्राम का कमरा और एक बैठने का कमरा थे। इन कमरों में जाने के लिए बरामदे से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं थी। बरामदा सीधे बिल्डिंग के पश्चिमी छोर तक फैला हुआ था और एक ऊंची खिड़की से रोशन होता था जिसे नक्शे में खिड़की नंबर 2 से दिखाया गया है। बरामदा करीब 2/3 हिस्से तक जाने के बाद एक समकोण बनाते हुए दूसरे बरामदे से मिल जाता था। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम सीढ़ियों से लेकर पूर्व दिशा की खिड़की तक फैले बरामदे के हिस्से को दायां बरामदा कहेंगे और जो बरामदा इससे समकोण पर मुड़ता है उसे मुड़ा हुआ बरामदा कहेंगे। जहां ये दोनों बरामदे मिलते थे वहां रूलेटाबिल का कमरा था जो फ्रेडरिक लार्सन के कमरे के ठीक बगल में था। इन दोनों कमरों के दरवाजे मुड़े हुए बरामदे की तरफ खुलते थे जबकि मिस स्टैंगरसन के कमरे के दरवाजे दाएं बरामदे की तरफ खुलते थे। रूलेटाबिल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और हमारे अंदर जाने के बाद दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। मैं अभी उसके कमरे का मुआयना कर ही रहा था कि उसने अचानक ही चिल्लाते हुए उंगली से पास की मेज़ पर रखे चश्मे की एक जोड़ी की तरफ इशारा किया। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने कहा। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। क्या ये वही चीज़ है जिसे मैं खोज रहा था? क्या ये वही गिरजे के पास वाले भवन के चश्मे हैं? वो उत्सुकता से उसे उठाकर देखने लगा और अपनी उंगलियां चश्मे के कांच के ऊपर फेरने लगा। फिर मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देखते हुए धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, ओह ओह ओहो, ये चश्मे मुझे पागल कर देंगे।
गणित के हिसाब से ये संभव है, लेकिन मानवीय दृष्टि से असंभव है, या शायद बाद में। अचानक दरवाजे पर 2 बार हल्की दस्तक हुई। रूलेटाबिल ने दरवाजा खोला और एक औरत अंदर आई। ये गार्ड की पत्नी थी। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, पार्क्यू के बगीचे में। धन्यवाद, रूलेटाबिल ने कहा और वो चली गई। दरवाजा बंद करके रूलेटाबिल बड़बड़ाने लगा, अगर ये गणितीय रूप से संभव है तो मानवीय रूप से असंभव क्यों है? और अगर ये मानवीय रूप से संभव है तो मामला बहुत ही भयानक है। मैंने उसकी बड़बड़ाहट को बीच में ही रोकते हुए पूछा, क्या इन गार्ड्स को कैद से छोड़ दिया गया है? हाँ, मैंने ही उनको रिहा करवाया है, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा था। वो औरत मेरे प्रति पूरी तरह वफादार है और उसका पति मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। अच्छा, तो कब दे रहा है वो जान? मैंने थोड़ा व्यंग्य से पूछा। रूलेटाबिल गंभीरता से बोला, आज रात को, क्योंकि आज रात मुझे हमलावर के आने की उम्मीद है। क्या कहा तुमने? हमलावर के आने की उम्मीद है? मतलब तुम उसे पहचानते हो? देखो, अभी इस पल तो मैं नहीं कह सकता कि मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन मैं उसे पहचान लूँगा। उसका गणितीय सिद्धांत इतना भयानक और राक्षसी परिणाम देता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हुई हो। पूरे दिल से मैं यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन 5 मिनट पहले तक तो तुम हमलावर को नहीं जानते थे, तो अब अचानक कैसे कह सकते हो कि वो आज रात को आएगा ही? क्योंकि मुझे पता है कि उसे आना ही होगा। उसी समय किसी के मुख्य हॉल में चलने की आवाज़ आई, जो कि हमारे कमरे के पास से होते हुए गुजर गई। मैंने उससे पूछा, क्या फ्रेडरिक लार्सन अपने कमरे में है? नहीं, वो तो आज सुबह डार्जेक पर नज़र रखने के लिए पेरिस चला गया है। वो अभी भी उसके पीछे पड़ा है। मुझे लगता है कि और 5-7 दिन के अंदर वो डार्जेक को गिरफ्तार कर लेगा, और इसीलिए मुझे जो भी करना है वो बहुत जल्दी करना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं उसे हरा दूंगा, और वो भी बड़े ही निराले तरीके से। उसने मुझसे काफ़ी पहले से ही अपनी जांच शुरू कर रखी है। रॉबर्ट डार्जेक ने उसे ये मौका दिया था, और आज शाम वो उसे एक और मौका देने वाला है। ज़रा सोचो मेरे दोस्त, हर बार जब हमलावर किले में आता है, मिस्टर डार्जेक अजीब संयोग से वहाँ पर मौजूद नहीं होते, और ये कभी बताने को तैयार नहीं होते कि वो उस समय कहाँ थे। मैंने चौंकते हुए पूछा, हर बार जब हमलावर किले में आता है मतलब? तो क्या वो वापस भी आया था? हाँ, उसी रात आया था जब वो अजीब घटना घटी थी। यानी अब मैं उस रहस्यमयी घटना के बारे में जानने वाला था जिसका मेरे दोस्त ने आधे घंटे पहले जिक्र किया था, लेकिन तब उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। मैंने अपने अनुभव से यही सीखा था कि रूलेटाबिल को उसकी कहानी सुनाने के लिए कभी मजबूर नहीं करना चाहिए। वो तभी बोलता था जब उसे लगता था कि वो सही समय है। आखिरकार उसने छोटे छोटे वाक्यों में मुझे कुछ ऐसे तथ्य बताए जिन्होंने मुझे पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। सच कहूँ तो जैसे सम्मोहन के परिणाम असामान्य होते हैं, वैसे ही 4 लोगों के सामने उस हमलावर का अचानक गायब हो जाना भी अजीब था। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस समय मेरे लिए इस घटना की व्याख्या केवल किसी ऐसी घटना के संदर्भ में संभव थी जो ज्ञान के प्राकृतिक नियमों से परे हो, और अगर मेरा दिमाग रूलेटाबिल जैसा होता तो मैं भी उसी की तरह इन घटनाओं के पीछे कोई आसान प्राकृतिक कारण खोज लेता। ग्लैंडियर के केस में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यही थी कि वो किस सहजता से सारे रहस्यों का समाधान कर रहा था। उसके द्वारा मुझे भेजे गए कागजातों में एक नोटबुक भी है जिसमें हमलावर के गायब होने की घटना का पूरा विवरण लिखा है। साथ ही ये भी बताया गया है कि उस घटना ने मेरे दोस्त के मन में कौन से विचार पैदा किए। मुझे लगता है कि पाठकों के सामने मेरे और रूलेटाबिल के बीच हुई बातचीत के बजाय उस विवरण को प्रस्तुत करना ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ऐसी कहानियों में मैं कोई भी ऐसे शब्द जोड़ने से डरता हूँ जो कड़वे सत्य के साथ मेल ना खाते हों। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए सुने द मिस्ट्री ऑफ द येलो रूम का अगला भाग।